हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉसेज लॉ एंड कैपेसिटर, ये टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। सबको समझने से पहले हम लोगों को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल नहीं कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कर लो आप। तो फिजिकल क्वांटिटी जानना होगा चार्ज। चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ जो है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो हम लिखते हैं यहाँ चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू व्हेन चार्ज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है ना। तो चार्ज जो होता है वह किसी भी मैटर का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। यानी यदि कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है तो उस पर चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, चार्ज उस पर रहेगा। और यह चार्ज क्या करता है कि जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, उसी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग कंप्लीटली स्टडी करेंगे। बट जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेट, तो इसमें क्या होता है कि चार्ज के दो पोजीशन हो सकते हैं। पहला तो चार्ज या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। तो इसमें जो कंप्लीट स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में करने वाले हैं वो है चार्ज जब रेस्ट में होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी क्लियर है कि जब हम लोग चार्ज की स्टडी करेंगे जब यह रेस्ट में रहता है, जब चार्ज रेस्ट में रहता है फिर क्या फिनोमिनन होते हैं इसके बारे में जो स्टडी करेंगे वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे या फिर कहीं इलेक्ट्रोस्टेट में करेंगे। अब दूसरा कंडीशन हो सकता है कि चार्ज जब मोशन में हो तो क्या होगा। तो चार्ज जब मोशन में होगा तो फिर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वो सारा हम लोग देखेंगे करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लोगों को अभी जो पता करना है, अभी जो स्टडी करना है वह केवल चार्ज जब रेस्ट में होता है तो स्टडी करना है। तो उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है ना। इसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो हम समझ गए कि चार्ज होता क्या है। चार्ज जैसे मान लो कोई हमारे पास एक बॉडी है ना, इस तरह कोई बॉडी, तो इस पर चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे एक सिंपल बॉडी को कोई बॉडी रहता है तो जनरली बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल में होता है। जैसा हमने अभी बताया कि चार्ज तो हमेशा बॉडी पर प्रेजेंट रहेगा। तो फिर न्यूट्रल कहने का क्या मतलब हुआ। न्यूट्रल कहने का ये मतलब हुआ कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन आता है कि निगेटिव चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसके बारे में भी जस्ट डिस्कस करेंगे। बट अभी समझना है कि दो तरह का चार्ज होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यदि किसी बॉडी पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है तो हम लोग कहेंगे कि यह बॉडी जो है न्यूट्रल है ना। तो बॉडी न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि उस पर चार्ज नहीं है, ये मतलब हुआ कि जितना पॉजिटिव प्रेजेंट है उतना ही निगेटिव प्रेजेंट है। तो हम लोग इसीलिए हमने लिखा है चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। मैटर का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बॉडी है चार्ज तभी प्रेजेंट रहेगा जैसे कोई बॉडी उसके पास मास हो तभी चार्ज आएगा, है ना। यानी क्लियर है कि मैटर यदि कोई एग्जिस्ट करता है, कोई भी आप मैटर देख रहे हो, कोई बॉडी देख रहे हो तो उस पर चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन जो होगी चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उसी का डिस्कशन होगा। तो पहले इसको आप नोट कर लो फिर आगे की बात करते हैं ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप ऑफ चार्ज, पहला जो है हम लोगों का फर्स्ट जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। हम इसको कह सकते हैं इट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। दूसरा हम लोगों का होता है निगेटिव चार्ज। इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो किसी बॉडी पर हम पॉजिटिव चार्ज कब होगा और निगेटिव चार्ज होगा कब होगा, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई बॉडी हमारे पास है ना। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं निगेटिव चार्ज की, तो निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी बॉडी पर
इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नेगेटिव चार्ज की संख्या, जैसे हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, ऐसा करते हैं कि हम पहले न्यूट्रल बॉडी लेते हैं ना, हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, इसे समझते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी ऐसा फिनोमिनन एक्सटर्नल करें जिससे कि ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज कहीं इस पर ट्रांसफर हो गया, इस बॉडी है ना, तो क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सारे ट्रांसफर हो गए। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब ये हुआ कि अब इस बॉडी पर क्या है, केवल निगेटिव चार्ज, केवल जो है क्या है, निगेटिव चार्ज, यानी इस पर जो है निगेटिव चार्ज। हम कह सकते हैं कि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, या कहें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगा। अगर ऐसा होता, समझ, अगर ऐसा होता, ऐसा होता इस पर जो है निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता और इस पर जो रिमेन रहता वो पॉजिटिव चार्ज। इसको हम फर्स्ट बॉडी मान लें, इसको सेकंड बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी पर क्या है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स इस पर नहीं है, निगेटिव नहीं, निगेटिव चार्ज नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस पर नहीं, यानी इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, निगेटिव चार्ज कम हो गया, तो क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज, तो वो बॉडी कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है एक लाइन का कि समझना है, इट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, और इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है वह हो जाएगा निगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर? चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे, ठीक, इसको हम लोग सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। जो हम चार्ज को डिफाइन कर रहे थे उसको फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आएगा चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ में हमारे पास आएगा, इसका यूनिट जो होगा वो होगा कूलम, इसका यूनिट जो होगा कूलम, इसको C से डिनोट करते हैं, है ना। तो चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और इसको मापते हैं, इसका यूनिट जो होता है वह कूलम होता है, C से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है इसको हम लोग देख लें। फर्स्ट में, ठीक, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम नेचर ऑफ चार्जेज, सेम नेचर ऑफ चार्जेज, है ना। सेम नेचर ऑफ चार्ज में हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, सिमिलरली हम लोग निगेटिव ले सकते हैं और निगेटिव ले सकते हैं। तो हमने बताया कि जो चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम नेचर ऑफ चार्ज, यानी सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक। तो रिपल्सन मतलब इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। ऐसा समझो ना, धक्का देना, मतलब यहाँ कोई चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ कोई चार्ज है पॉजिटिव, ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा और ये चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा होगा, क्योंकि ये सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है। ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव है, ये इसको इधर और ये इसको इधर, तो ही हमने दिखा। उसी तरह निगेटिव है तो निगेटिव में क्या होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा किसके बीच, सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी होगा, तो इसको पहले आप नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सब बुक में दिया हुआ है बेसिक चीज़ें, बट फिर भी हम इसको बता देते हैं कि अगर आप बुक भी पढ़े होंगे तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं इसको समझ जाएंगे। बाय द वे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
सेकेंड प्रॉपर्टी में देयर इज फोर्स ऑफ attraction, there is force of attraction between same nature of charges, between same opposite nature of charges, not same. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें ना तो बिटवीन अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव है और निगेटिव, ये दो अपोजिट हो गया, ये अट्रैक्शन होगा। ये इस निगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा और निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्लियर है कि ये इसकी तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा। मतलब ये निगेटिव इसको पॉजिटिव वाले को इधर खींच रहा होगा और ये पॉजिटिव जो है निगेटिव को इधर खींच रहा होगा। इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होगा अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के बीच। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे थर्ड में, ठीक। थर्ड में है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना, क्वांटाइज्ड। दैट इज चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आगे हम लोग देखेंगे। तो देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, ठीक, प्लस माइनस एन इंटू ई। मतलब क्लियर है। वेयर हमें लिख सकते हैं वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके हो सकता। तो इस पॉइंट को देखते हैं, थर्ड पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है हमेशा इंटीग्रल में रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रह सकता। मतलब स्टार्टिंग में ये पता किया गया कि भाई चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं वह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर लेते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो जितने भी चार्जेस है ना ई के मल्टीपल में हो सकता है। जैसे 1 ई हो सकता है, यहाँ लिखते हैं 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, 4 ई हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कभी भी E/2 नहीं होगा, E/3 नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि ये जो चार्ज है E/2 E/3 यह चार्ज जो है स्टेबल नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। स्टेबल नहीं होने का मतलब ये हुआ जैसे अगर हम चार्ज को ले, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, तो ये चार्ज स्टेबल, 2 ई ले ये भी चार्ज स्टेबल, 3 ई ले ये भी चार्ज। बट E/2 E/3 यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें, पॉसिबल नहीं, ये स्टेबल होता ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसलिए चार्ज को क्वांटाइज्ड कहा गया। मतलब चार्ज को हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोग लेंगे, Q इक्वल टू N, है ना। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। दैट इज चार्ज कैन neither created nor destroyed, ठीक है ना। चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्लियर है, चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है। मतलब चार्ज कभी, जैसे एनर्जी की हम लोग बात पढ़े थे 11th में कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। एनर्जी का केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
उसी तरह चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, लेकिन चार्ज को हम लोग लॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना। चार्ज को हम लोग नहीं, चार्ज तो हमने बताया अभी कि चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, तो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, वो तो नेचर में है, ठीक है। उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। अब रही डिस्ट्रॉय की बात, हम लोग उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अगर किसी बॉडी पर, जैसे हमने अभी दिखाया था कि अगर कोई बॉडी हमारे पास है ना, और इस पर से निगेटिव चार्ज कहीं दूसरे बॉडी पर जा रहा था, तो यहाँ से हमें निगेटिव चार्ज यहाँ से डिसअपियर हो गया, हमेशा समझते हैं। यदि ये निगेटिव चार्ज इस बॉडी का यदि डिसअपियर हुआ, तो डिसअपियर का मतलब क्या हुआ कि एक कहीं दूसरे बॉडी पर चला गया। ऐसा नहीं कि चार्ज का लॉस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। तो इसीलिए हमने लिखा चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ठीक। चलो, तो इसको हम लोग नोट कर लें, फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, है ना। चलो, अगला हमारे पास है चार्ज do not depends on speed of body, ठीक है। चार्ज जो है बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो, हम यहाँ समझते हैं कि कोई बॉडी हमारे पास और इस पर कुछ 5 कूलम का चार्ज है और यह रेस्ट में है। अगर यही बॉडी मोशन में हो जाए, ठीक है ना, ये मोशन में हो गया, मूव करने लगे, यदि आपसे पूछा जाए कि अब इस पर चार्ज बताओ कितना होगा, तब क्या कहोगे, 5 कूलम, सेम रहेगा। इसके मोशन से कोई इफेक्ट चार्ज पर नहीं हो, क्लियर। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट में 6 में, when charge at rest, it produces इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे 7, when charge is in uniform motion, it produces electric field and magnetic field, उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे, when charge in non-uniform motion, charge is in non-uniform motion, it produces electric field, magnetic field and इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। इसको समझना। तो हमने बताया कि चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यदि चार्ज मोशन में हो जाए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, यदि मोशन में हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यह मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन आप 11th में समझ रहे होंगे, यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना।
अब दूसरा मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, यानी बॉडी का वेलोसिटी जो है, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन हम समझते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि यूनिफॉर्म मोशन की बात हम लोग करेंगे तो उस केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो ये तीनों जो है ना, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे अभी, ठीक है ना। जब समय आएगा इसका डिफिनीशन हम लोग डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों प्रोड्यूस करता है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वह है पॉइंट, चाहे जो भी रहा, पॉइंट था 8 पॉइंट, हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे 9 पॉइंट। मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी डिक्रीजेज, ठीक है ना। 10th में मास ऑफ निगेटिव चार्ज बॉडी इंक्रीजेज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास क्या होगा, वह डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। कैसे, देखो, जैसे मान लो कोई बॉडी है और इस पर से यदि पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जाएगा। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उससे, उस बॉडी से कहीं निकल के बाहर जाता है। तो अगर इस पर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो गया, तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन पर तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, ठीक है। तो उतना मास, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो इससे डिक्रीज हो गया ना। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो डबल मास डिक्रीज हुआ होगा। उसी तरह यदि कई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए तो बहुत मास इससे बाहर निकल जाएगा। मास हालांकि इलेक्ट्रॉन का काफ़ी छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट होगा। तो हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं तो इस बॉडी का जो मास है वह क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जिस बॉडी पर ये निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर चला गया और ऐसे कई इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास, जब इस पर इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इस पर ऐड हो गया, -31 kg। बोलो, इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसके डबल मास ऐड हो गया। यानी क्लियर है कि निगेटिव चार्ज बॉडी पर मास जो है वह इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर मास डिक्रीज करेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, और वो बात करेंगे, नोट में लिख लेते। A body charged due to friction, conduction, induction, thermionic emission, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसको लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक। अब इन चीज़ों को समझते हैं
कोई भी बॉडी चार्ज होता है किसके द्वारा चार्ज हो सकता है? फ्रिक्शन के द्वारा। यानी दो बॉडी को यदि हम एक दूसरे से ऐसे रगड़ दें, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ऐसे रगड़ दें, रब करा दें, तो क्या होगा कि यहाँ जो है ये बॉडी दोनों चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो न्यूट्रल बॉडी आप ले लो और दोनों को फ्रिक्शन कराओ एक दूसरे से टच करा के, तो क्या होगा, एक बॉडी का चार्ज कहीं दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा। तो यदि मान लेते हैं कि यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल था, अगर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर इस पर आ गया तो इस पर क्या हो गया? निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब हम लोग फ्रिक्शन कराते हैं तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, और फिर जो है दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। क्लियर? दूसरा हम लोगों का कंडक्शन। कंडक्शन का मेथड क्या है इसको समझना कि अगर कोई एक बॉडी है, यहाँ कोई दूसरा बॉडी, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ यदि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ क्या है? निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल बॉडी हम मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने एक कंडक्टिंग वायर से दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, सभी पॉजिटिव चार्ज कहीं इस पॉइंट पर ट्रांसफर हो गया, तो क्या रहा होगा, अब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया तो ये बॉडी जो है चार्ज हो गई। तो ये भी एक मेथड हो सकता है, इसको अपन कंडक्शन बोलते हैं क्योंकि हमने कंडक्ट कर दिया बॉडी को, कंडक्शन। इसको बोलेंगे फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यू टू कंडक्शन। अगला हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन को समझते हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ बॉडी और ये जो है इस पर निगेटिव चार्ज, जैसे समझ लेते हैं, इस पर जो है निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है ना, ऐसे, और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल बॉडी। यहाँ कोई हम निगेटिव चार्ज बॉडी ले लिए। अब निगेटिव चार्ज बॉडी जैसे ही ले लिए तो ए निगेटिव इस निगेटिव को रिपेल कर रहा हो, देख रहे हो, ए निगेटिव चार्ज बॉडी, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख लेते हैं, है ना, तो ए निगेटिव चार्ज बॉडी इस निगेटिव को तो रिपेल कर रहा हो क्योंकि सेम नेचर का है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको कहीं अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो ए इसको रिपेल कर रहा है और ये जो जैसे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये जितना भी निगेटिव चार्ज है यह अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज को मौका मिले तो रिपेल कर ही रहा था, ये भाग ही रहा था इधर, पर जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसको सोर्स मिल गया, एक रास्ता मिल गया, इससे जो है नीचे आ जाएगा अर्थ में। तो अब इस बॉडी पर कितना चार्ज बच गया, तो निगेटिव चार्ज तो इस पर अर्थ में आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या बच गया हमारे पास, तो पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में बॉडी जो है चार्ज हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंडक्शन, ठीक। चलो अब हम लोग बात करते हैं थर्मोआयनिक इमिशन के बारे में। ये क्या होता है, जैसे मान लो हम इसको हटाते हैं, तो देखो थर्मोआयनिक इमिशन में क्या होगा कि अगर कोई बॉडी ले लें हम लोग और इस बॉडी को हम लोग हीट सप्लाई करें, हीट सप्लाई करें, तो अगर मान लो ये मेटल है तो इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉडी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे बाहर चला जाएगा, क्योंकि मेटल के आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कुछ एनर्जी से बंधे हुए थे मेटल सरफेस से, है ना। अगर उतना ही एनर्जी हीट इसको सप्लाई कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्वाभाविक है ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। अब अगला हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी बॉडी चार्ज होगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास कोई मेटल है और यहाँ से हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको, है ना, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है सरफेस ऑफ मेटल, कोई मेटल है और मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है। लाइट यहाँ से आता है और लाइट स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन से,
लाइट क्या है? एनर्जी है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा और इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी आ जाएगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं चला जाए। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इस लाइट एनर्जी को लेके ये बाहर चला जाता है, इसके पास एनर्जी आ जाता है लाइट से और ये इलेक्ट्रॉन कहीं उस मेटल सरफेस से बाहर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही बाहर गए, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी बॉडी से, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो ये सिंपल मेथड है जिससे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ एग्जाम में तो नहीं है, ऐसा नहीं कि जेईई में और नेट में इस तरह क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट हाँ हमने बता दिया इस तरह की चीज़ें होती हैं, बुक्स में दिया हुआ है, आप एक बार रीड भी कर लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये इस मेथड से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था और ये बताया था कि दो चार्जेज के बीच क्या होगा? रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर। यदि सिमिलर नेचर का चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसमें रिपल्सन होगा। यदि अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तो यदि हम बात कर रहे हैं रिपल्सन की या फिर अट्रैक्शन की, ये दोनों केसेज में क्या है बताओ? ये तो फोर्स है ना, क्या है? ये फोर्स है। अट्रैक्शन भी फोर्स है और रिपल्सन भी फोर्स है। अगर दो बॉडी ऐसे, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, तो ये क्या है? फोर्स है। रिपल्सन भी फोर्स है। उसी तरह से यदि दो बॉडी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, और एक बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन भी क्या है? फोर्स है। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों फोर्स है। और जब यहाँ फोर्स हमारे पास होगा तो क्वेश्चन है कि यदि दो बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है, मतलब रिपल्सन हो रहा है या फिर अट्रैक्शन हो रहा है, तो कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। कि अगर अट्रैक्शन होगा तो कितना होगा, रिपल्सन होगा तो कितना होगा, इस पर हम लोग बात करने वाले। तो इस पर जो है कूलम्ब्स ने कहा था कि दो यदि पॉइंट चार्ज हम ले लें, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज मतलब इसका पॉइंट चार्ज मतलब छोटा चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो, कम हो। दो पॉइंट चार्ज हम लोग ले लें और उसके बीच का सेपरेशन यदि हम आर रखें, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कि यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या फिर कहें सेम नेचर का हो, उस केस में रिपल्शन होगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ फोर्स तो लगेगा दोनों पर, और फोर्स का नेचर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। अब हमें निकालना है कि फोर्स लग रहा है तो कितना लगेगा। इतना तो क्लियर है कि रिपल्शन होगा। तो कूलम्ब्स ने कहा था कि जो फोर्स होता है वह जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर हम इसको एक साथ लिखें तो लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब प्रोपोर्शन का साइन है। जब इसको हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। हम लिख सकते हैं यार Q1 को Q1 भी लिख सकते हैं ऐसे, और Q2 को मॉड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़े हो गए 11th। तो हम लोग इसको अगर थोड़ा सिंपल वे में लिखना चाहें तो F इक्वल टू लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स लाइन, फोर्स का जो वैल्यू कूलम्ब ने बताया कि फोर्स का जो वैल्यू आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर आएगा। Q1 Q2 चार्ज है और R जो है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। अब यहाँ लिख सकते हो वेयर
के इजकल टू कॉन्स्टेंट। के क्या है यहाँ? कांस्टेंट। के जो है यहाँ कांस्टेंट, के यहाँ क्या है? कांस्टेंट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, के का जो वैल्यू आएगा वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है ना? एयर के लिए और वैक्यूम के लिए के का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू जो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका न्यूमेरिक वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमें फ्रीक्वेंटली याद ही रखना पड़ेगा, के का वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज होगा। आगे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे देखेंगे उसमें कैसे यूज हो रहा है ना। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये के का वैल्यू आता है। इन अदर मीडियम के का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। ठीक है, के का वैल्यू। अब अदर मीडियम के लिए, एक डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट वैल्यू होगा, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं। अगर मान लो वाटर ले लें तो इसका कुछ और वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना? अगर मान लो हम लोग कोई वायल ले लें, कुछ और वैल्यू आ जाएगा। तो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट वैल्यू होगा। बट एयर और वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करें कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट में हम लोग सेकंड पॉइंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेयर एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन are called permittivity of free space and medium। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड मीडियम। तो अब यहाँ देखो, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। तो इसमें आ जाएगा, इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाए। तो एप्सिलॉन नॉट का ए वैल्यू, और एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है या मीडियम के लिए, डिफरेंट मीडियम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है जो डिफरेंट मीडियम के लिए है। अगर ऐसा कोई मीडियम क्वेश्चन में आता है तो वो वैल्यू दिया रहता है जनरली, ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं। बट जो वैक्यूम के लिए है, जो फ्री स्पेस के लिए है, इसको याद रखना हो, इसका वैल्यू दिया नहीं रहेगा, हमको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ जो है ना, यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो है, इसको ऐसे लिखें न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड में। ठीक, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको अपन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, ER का जो वैल्यू होता है वो लगभग 1 होता है एयर और वैक्यूम के लिए। फॉर अदर मीडियम
इट लाइज बिटवीन 1 to infinity, 1 to lies between 1 to infinity, 1 to infinity के बीच लाइज है ना। बट एयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ये टेक्निकल टर्म थोड़ा याद रखना है, फर्स्ट टाइम जो अभी जस्ट 12th में जाएगा तो उसको ध्यान होना चाहिए कि इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका वैल्यू ध्यान रखना, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होगा, और किसी मीडियम के लिए जो डिफरेंट मीडियम है इसका वैल्यू लाई कर सकता है 1 to इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। नेक्स्ट में जो हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ, ठीक है। और ऐसा है कि देखो हमारे पास जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच, जैसे यहाँ मान लो हमने Q1 चार्ज लिया और यहाँ क्या लिया Q2 चार्ज लिया, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यूज होगा, इसको हम लोग देखेंगे, इसको समझना, ठीक है ना। तो यहाँ Q1 और Q2 दो चार्ज लिए हम लोग, तो जो फोर्स लगेगा है ना, या फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ये जो लाइन ज्वाइन करता है, जो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, यह फोर्स इसी लाइन पर कहीं होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा। यदि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है फोर्स या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन पर कहीं फोर्स होगा, उसी लाइन के अलोंग होगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि ये कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ऐसे फोर्स नहीं होगा, ठीक। अगर कोई ऐसे सोचता है कि कुछ इस तरह का फोर्स लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, नहीं होगा, ये गलत। मतलब जब भी फोर्स लगेगा हमेशा जो लाइन ज्वाइन कर रहा है चार्ज को उसी लाइन के अलोंग होगा, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर की होगा चार्ज, देख लो इस लाइन। चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट में बात करेंगे और वो है वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे इस फोर्स को लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं। तो देखो इन वेक्टर फॉर्म जो भी पॉइंट हो आप देख लेना, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा समझना, जैसे हमारे पास फोर्स का जो वैल्यू हमने बताया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बता, ठीक है ना। अगर मान लो हमने क्या करना, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड है तो कोई भी अगर हम वेक्टर क्वांटिटी लें और उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो तो स्केलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी स्केलर है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आई इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ उसको आपको समझना है। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, और यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको अपन लिखेंगे R, और इसको R भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं यार, R का मैग्नीट्यूड जो होगा वह R के इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग यहाँ लिख देते हैं कोई वेक्टर ही है ना, और इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं, इसको भी रीड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब दोनों का सेम ही मतलब। यदि एरो दिया हुआ है मॉड लगाएंगे तब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, यदि हम एरो हटा दें और मॉड ना भी दें तब भी ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा,
क्लियर है? तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि यदि आर जो है इसका मैग्नीट्यूड है और हमने आर जो है एरो लिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिया, तो इसको अपन चाहें तो इस मेथड से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इस मेथड से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समझना, हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, है ना, आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। तो हमारे पास आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा आर, और आर इंटू आर, आर क्यू, है ना। तो ये जो हो जाएगा अभी वेक्टर फॉर्म में आ गया, ऐसे हम वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ जहाँ यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो ये अब मैग्नीट्यूड नहीं रहा, ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग F इक्वल टू लिख सकते हैं के Q1 Q2 आर अपॉन आर क्यू। ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट में, और वो है, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या होता है, वो सिंपल है, कैसे समझते हैं इसको। देखो यहाँ क्या है कि यहाँ कोई चार्ज है Q, हमने लिया Q चार्ज, है ना, और यहाँ एक रख लिया चार्ज Q1, उसी तरह यहाँ चार्ज रख लिया Q2, है ना, यहाँ चार्ज रख लिया Q3, और भी हो सकता है Q4, ऐसे करके कई चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है समझना कि ये क्या होगा कि ये जो चार्ज है Q1, ये क्या करेगा, ये जो है हमको इस चार्ज पर फोर्स निकाला। एक्चुअली ये जो चार्ज Q है इसके सराउंडिंग में कई चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। तो क्या इसे ज़्यादा भी चार्ज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इन टाइम्स ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। अब हमने 4 चार्ज को लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस है ना, और इसको हमने मान लिया R1, क्या मान लिया, उसी तरह से यहाँ का डिस्टेंस है, और इसको हमने क्या मान लिया, R4 मान लिया, है ना। उसी तरह से यहाँ का डिस्टेंस है, और हमने इसको मान लिया R3। उसी तरह से इसका डिस्टेंस कुछ रहा होगा, हमने मान लिया R2। ठीक है, अब जैसा अभी हमने बताया है, क्या बताया उसको समझना है ना। अभी हमने बताया था कि यहाँ जो है कोई चार्ज है Q1, और यहाँ चार्ज है Q2। तो क्या होता था, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अलोंग फोर्स लगेगा, जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के अलोंग। यहाँ भी यही होना, देखो बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, देखो अब ये जो चार्ज है Q1, है ना, ये Q1 और यहाँ Q, देखो ये Q2 Q3 Q4 को भूल जाओ, ठीक है, अब इसको भूल जाओ। जब हम इसको भूल गए तो हमारे पास क्या दिख रहा है, Q और Q1, क्या दिख रहा है, Q और Q1। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, एक Q1 जो चार्ज है यह पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में F1 फोर्स से, क्योंकि ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव चार्जेस है तो रिपल्सन होगा इसमें। और जैसा अभी हमने बताया कि रिपल्सन जो होगा, जो लाइन ज्वाइन करता है उसी लाइन के अलॉन्ग होगा, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसी के अलॉन्ग रिपल्सन होगा। यानी Q पर हमको फोर्स निकालना है तो Q1 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, उसी तरह Q2 कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा F2, क्योंकि जो लाइन ज्वाइन करेगा ना उसी लाइन पर फोर्स लगना है, तो Q2 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। उसी तरह से देखो Q3 जो है, Q3 क्या करेगा, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, देखो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग जो है Q3 भी फोर्स लगाएगा F3, ठीक है। उसी तरह देखो Q4 को देखो, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, Q और Q4 को ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा और ये हो जाएगा F4, है ना। तो देखो Q1 चार्ज पर सराउंडिंग में जितने भी चार्ज रहेंगे सभी ने फोर्स लगाया, Q1 ने F1 लगाया,
Q2 ने F2 लगाया, Q3 ने F3 लगाया और Q4 F4 लगाया। तो अब जो नेट फोर्स आएगा, मतलब Q जो चार्ज है हमारे पास, Q चार्ज पर डिफरेंट फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स जो इस पर आएगा वो क्या होगा, सभी फोर्स का सम होगा। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सम कैसे लेंगे, वेक्टर तरीके से लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे व्हेन, क्या लिखते हैं, व्हेन चार्ज Q is placed in influence of four charges Q1, Q2, Q3 and Q4, ठीक। the force on charge Q is F1, F2, F3 and F4 due to all individual charges, then net force on charge Q is F नेट जो आएगा वो आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है ना। ये आ गया, तो ये जो चार्ज आया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये चार्जेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि नेट फोर्स जो चार्ज पर आएगा वह क्या होगा, नेट फोर्स जो चार्ज पर आएगा वह सभी फोर्सेज का सम होगा। सम मतलब वेक्टर सम की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम इसको जो ऐड करेंगे वो वेक्टर तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ चार्ज है हमारे पास Q है ना, और यहाँ क्या है Q1। अब ये फोर्स इधर लगा रहा था F1, ठीक है ना। अब दूसरा चार्ज Q2 कोई लेके आया, हम ऐसा करते हैं, एक Q1 तो Q पर F1 फोर्स लगा ही रहा था, Q1 जो है Q पर F1 फोर्स लगा रहा था। अब दूसरा चार्ज हम Q2 लेकर आए हैं, तो Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा F2, लेकिन ये जो Q2 का फोर्स है वो पहले वाले चार्ज से इफेक्ट नहीं होगा। इसका क्या मतलब होगा, मतलब देखो कि अगर Q2 आया और ऐसा होगा कि Q2 ये ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई Q पर तो पहले से ही Q1 चार्ज फोर्स लगा रखा है, तो हम क्यों लगाएं, हम थोड़ा कम लगा लें या फिर कुछ ज़्यादा लगा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये Q2 जो आया इसके फोर्स से इसको कोई मतलब नहीं, ये अपना फोर्स लगाएगा। उसी तरह से Q3 अगर आ गया तो Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा F3, और ये दोनों चार्जेस के फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा। उसको ये मतलब ही नहीं है कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये अपना फोर्स लगाएगा अपने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यानी ये जितने भी फोर्सेज हैं F1, F2, F3, ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये कभी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपने फोर्स ज़्यादा लगाया है तो हम थोड़ा कम लगा लें, या फिर इन्होंने ज़्यादा लगाया तो हम थोड़ा और ज़्यादा लगा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सभी फोर्सेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब हमारे काम की बात क्या है उसको समझना है, ठीक है ना। अब हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम लोग आगे जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। अब क्या करना होगा उसको समझो। जैसे हमने बताया कि यहाँ जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर 12th का पेपर आप दे रहे हो तो हो सकता है कभी 12th के पेपर में पूछ ले, थ्योरी पेपर में, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप बताओ क्या होगा फोर्स के लिए। बट अगर हम नीट और IIT JEE की बात करें तो ये सारी कहानी ध्यान रहे ना रहे, बट ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, F1, F2, F3, F4 का सभी का सम।
तो अभी तक जितना पढ़ा हम लोग उसमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। पहला जो ज़्यादातर यूज होना वो एक ही दो चार्जेज के बीच अट्रैक्शन होगा यदि डिफरेंट नेचर है, दो चार्जेज के बीच रिपल्शन होगा यदि सेम नेचर है, ठीक है। और इसके बाद कितना फोर्स लगेगा यदि दो चार्ज हमको दिया है, तो फोर्स का वैल्यू हमने अभी बताया है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ, ये हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ के का वैल्यू किस मीडियम में क्या होता है, 1/4πε0 9 × 10⁹ अभी हमने बताया, ये हमको ध्यान रखना। और लास्ट में ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि F1 + F2 + F3 + F4, यानी एक किसी चार्ज पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज एक साथ एक्ट करें डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है ना, चाहे डायरेक्शन जो भी हो, दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट करें, उस केस में जो नेट फोर्स आएगा वो सभी का सम आएगा। किससे आएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अब इस पर हमारे पास जो है अभी एक और चीज़ें हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर फॉर्म होता है, अभी मैंने बताया इसका वेक्टर फॉर्म, क्या बताया था वेक्टर फॉर्म, के Q1 Q2 अपॉन RQ R, यही था वेक्टर फॉर्म ना। अब यदि पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का दिया हो, कोई चार्ज पार्टिकल है और उसका कुछ पोजीशन वेक्टर दिया हो, उस केसेज में हमारे पास फोर्स का वैल्यू क्या होगा एक पार्टिकुलर चार्ज पर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे कैसे क्वेश्चन अभी कुछ दिनों में फ्रेम हुए, जैसे IIT में किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, नीट में किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ों को आपको एक बार रिविजन कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।